एवरीवन, आज हम लोग 25 अगस्त का देखेंगे। थोड़ा डिले है बट देखते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज थे सो नहीं हो पाया। अभी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो फर्स्ट न्यूज क्या है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो आया है वो देखते हैं हम लोग। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है क्रिप्टो प्लस करेंसी। करेंसी का मतलब आप लोग जानते हैं, मुद्रा होता है। मुद्रा जैसे रुपया, डॉलर या कोई भी मुद्रा हो, यूरो। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, क्रिप्टो है ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का, और उत्पत्ति हुई है क्रिप्टोस से। यह ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सीक्रेट, रहस्य, छुपा हुआ या हिडन। ठीक है, तो ये है क्या क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी से एक बात क्लियर है कि एक मुद्रा है। पहली बात ये क्लियर करते हैं कि यह एक मुद्रा है। जैसे कि भारत में मुद्रा क्या है, रुपया है। यह एक मुद्रा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और देखिए मुद्रा है, मुद्रा कई प्रकार की होती हैं। एक होती है डिजिटल करेंसी, एक होती है वर्चुअल करेंसी। तो यह मुद्रा है। कैसी, इसके लक्षण क्या हैं, अब इसके लक्षण लिखते जाइए आप लोग। जैसे यह एक वर्चुअल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी का मतलब क्या होता है, इसको आप छू नहीं सकते, न छू सकते हैं न देख सकते हैं, बस होती है। कहाँ दिखेगी, अकाउंट में आपके रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे आपके पैसे अकाउंट में दिखते हैं, आपने खाता खुलवा रखा, अकाउंट पैसे दिख रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर निकालने वाली सुविधा खत्म हो जाए तो ये वर्चुअल करेंसी वाले मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉलेट में इसको रखते हैं। प्लस ऑनलाइन होती है, ऑनलाइन मोड में है तो ये डिजिटल करेंसी है। और इसका फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, मतलब विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब विकेंद्रीकृत। इसका मतलब ये है डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का, यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा रेगुलेटेड नहीं है। जैसे भारत में रुपया है तो उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेट नहीं करता है कोई भी केंद्रीय बैंक किसी भी देश का। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि किसी राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब यहाँ देश है, के द्वारा मान्यता प्राप्त भी नहीं है। या यूं कहें किसी राज्य के द्वारा रेगुलेटेड नहीं है तो भी बात वही है। केंद्रीय बैंक कहाँ होता है, किसी देश का होता है, तो देश के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब देश के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि लीगल टेंडर नहीं है। जैसे आपका रुपया लीगल टेंडर है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो करेंसी है इसको लेने के लिए कोई बाध्य नहीं है, लेने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि
कोई ये कहे कि हम क्रिप्टो करेंसी तुमको देना चाहते हैं, ये सामान हमको दे दो, तो भैया वो क्रिप्टो करेंसी लेने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कोई आपको रुपया दे रहा है तो आप मना नहीं कर सकते ये रुपया हम नहीं लेंगे, चाहे आपसे वो सामान खरीदना चाह रहा है या आपको कोई भुगतान करना चाह रहा है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रुपया क्या है, लीगल टेंडर है। और लीगल टेंडर कौन देता है, कोई राज्य या देश देता है। जैसे भारत में लीगल टेंडर आरबीआई देता है, किसका, मुद्रा का। तो ये हो गई इसके बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इसके लक्षण हैं, ठीक है। तो डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है। काम कैसे करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कैसे काम करती है जी, तो इसमें काम कैसे करते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन की सूचना जो भी होगी, किसको दिया जा रहा है, कितना अमाउंट दिया जा रहा है, वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है, एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है। अभी एक ब्लॉक में, तो ट्रांजैक्शन की जो सूचना होती है वो एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है, और एक ब्लॉक में स्टोर हो जाती है, फिर उसको लॉक कर देता है, उसको लॉक कर देता है, या यूं कहें इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। और जब इनक्रिप्ट हो जाता, कूट हो में कर दिया जाता है, इसके बाद इस ब्लॉक को, इस सूचना के ब्लॉक को पिछले वाले ब्लॉक से, पिछली बार कुछ हुआ होगा जो ट्रांजैक्शन, तो उसको पिछले वाले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है, कंप्यूटर से लिंक किया जाता है। अब क्या हुआ, अब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से जुड़ गया। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको समझना चाहते हैं, जैसे ये पहले से ब्लॉक था एक सूचना का, ये एक पहले और ब्लॉक था, अब नया ब्लॉक एक बना, जिसमें किसी को पैसा दिया गया, उनका नाम पता स्टोर किया गया, ऐसा। और फिर ये ब्लॉक जब सूचना का तैयार हो गया तो इसको इसे जोड़ दिया गया, ये ब्लॉक 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 हो गया। अब ये क्या होगा, ब्लॉक की चेन बन गई, क्या बन गई, ब्लॉक की चेन, 4 ब्लॉक की चेन। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है, जब ब्लॉक बन गया, इसका फायदा क्या है, ब्लॉक चेन का फायदा, फायदा क्या होता है, अब इसमें जो सूचना होती है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, मुद्रा का लेन देन जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन हुआ, उसकी सूचना में, उसकी जो सूचना है, जो उसमें ब्लॉक में रखी हुई है, ब्लॉक में है, उसकी सूचना को सभी लोग देख सकते हैं, मतलब सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, जो चाहे देख सकता है। लेकिन उपलब्ध तो है, लेकिन उस डेटा में या सूचना में, उस डेटा में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। जैसे होता नहीं, एडिट कर दो, नाम बदल देंगे, ये कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ संभव नहीं है, ये नहीं होगा। लेकिन देख सब सकते हैं, और जब देख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस मुद्रा में क्या है, ट्रांसपेरेंसी बहुत है,
मुद्रा में पारदर्शिता है, प्लस सिक्योर भी है क्योंकि कोई कर नहीं सकता, तो मुद्रा में पारदर्शिता भी है और सुरक्षित भी है। ये गुण यहाँ से आ गया क्योंकि इसमें कोई डिलीट या एडिट नहीं कर सकता इस मुद्रा में। और इसकी सूचना जो होती है, जो ब्लॉक जो बनते हैं इसकी सूचना के, तो जो ब्लॉक चेन होती है वह कई कंप्यूटर पर सुरक्षित की जाती है। वह कई कंप्यूटर्स पर, उनको क्या बोलते हैं, नोड्स। कई कंप्यूटर नोड्स पर सुरक्षित हो, ब्लॉक चेन कई कंप्यूटर नोड्स पर सुरक्षित रहती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी कंप्लीट होता है जैसे एक ये है कंप्यूटर, एक यहाँ पर कंप्यूटर है मान लीजिए, एक ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। तो इन सभी कंप्यूटर्स पर सेम सूचना उपलब्ध होगी और जो चाहे उसको देख सकता है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये है नोड्स, ठीक है। तो ब्लॉकचेन कई कंप्यूटर पर, ब्लॉकचेन की जो सूचना होती है वो कई कंप्यूटर पर सेफ रहती है। तो ये ट्रांसपेरेंट भी है और सिक्योर भी है, प्लस इसमें जो लेन देन होता है बहुत सस्ता होता है। ट्रांजैक्शन सस्ता होता है और दक्ष, मतलब लेन देन की जो कीमत होती है बहुत कम होती है। और इसको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी के साथ भी लेन देन कर सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेन देन भी आसानी से हो जाते हैं। तो ये इसके फायदे हैं ब्लॉकचेन के। यहाँ पर एक चीज नोट रखेंगे, शायद कुछ देशों ने, कुछ एक देश ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है, कभी कभी इसके जो नकारात्मक पक्ष क्या है क्रिप्टो करेंसी के, नकारात्मक पक्ष ये है कि इसमें हैकिंग की संभावना रहती है। हैकिंग है, जो साइबर अटैक है, प्लस मुद्रा का जो मूल्य है अनिश्चित है, मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता रहती है। कुछ भी किसी ने अनाउंस किया किसी देश ने, उससे प्रभाव पड़ता है। तीसरा इसका नुकसान क्या है, ऊर्जा की खपत बहुत होती है इसमें, तो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है ये, इसका एक ये समस्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सेकंड इन्फो क्या है, सेकंड न्यूज, इसरो के द्वारा एयर ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया गया। इसरो द्वारा एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण। ये क्या है, किस चीज का एयर ड्रॉप टेस्ट किया इसरो ने? आपको याद होगा हम लोग गगनयान की तैयारी कर रहे हैं, गगनयान की तैयारी है चल रही है। किस चीज की तैयारी है? गगनयान में क्या होगा, हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने, मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे। कब? नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2027 में सरकार का टारगेट है। तब जब भेजेंगे तो यहाँ कई चुनौतियां आती हैं।
जैसे जब लैंडिंग करते हैं, जैसे ये है पृथ्वी, तो ऊपर एक होता है जो कैप्सूल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये साइज होता है। इस कैप्सूल में आपके जो स्पेस अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसमें होते हैं, ठीक है, जो भी 2-4 हैं। तो इसको जब नीचे लैंड करवाया जाता है धरती पर, तो इस क्रम में इसकी लैंडिंग बहुत आसानी से होनी चाहिए। कैसे हो? सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्टली हो, ताकि नुकसान कोई ना हो। इस क्रम में क्या होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पैराशूट बांध दिया जाता है इसमें। अचानक से वो खुलता है, बहुत बड़ा होता है पैराशूट, ताकि इसकी स्पीड कम हो जाए और ये इस समुद्र में इसको आसानी से लैंड करवाते हैं, ताकि प्रक्रिया आसान हो। जैसे कि आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला का जो लैंडिंग हुआ था ड्रैगन कैप्सूल से। कैप्सूल का नाम क्या रखा था इन लोगों ने? ड्रैगन कैप्सूल। कहाँ लैंडिंग की थी इन्होंने? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। तो उसी प्रक्रिया को हमने परफॉर्म किया हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हेलीकॉप्टर इसको ले गया, इस कैप्सूल को, और उसको डाला गया, ताकि ये सुरक्षित रूप से आया कि नहीं आया। तो टेक्नोलॉजी का चेक है, टेक्नोलॉजी ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो यही हुआ है एयरड्रॉप टेस्ट, जो गगनयान की बेसिकली तैयारी चल रही है। सिंपल टर्म्स में आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। खास यही है कि इसकी तैयारी चल रही है। नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी जो है कुछ आर्ट फॉर्म चला रही है, आर्ट फॉर्म की बुक्स। तो उसमें कुछ चर्चा थी शास्त्रीय नृत्यों की, सो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं कि क्या है बेसिकली, कौन सा नृत्य कहाँ परफॉर्म होता है। जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में। और कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में। और मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम प्लस कथकली, ये हो गया केरल का या केरला। कथक आप लोग जानते हैं कहाँ का है? यूपी का। ये सब शास्त्रीय नृत्य हैं। और ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का है, जिसका नाम ओडिशा रखा गया है। एक मणिपुरी होता है जो मणिपुर में ही मनाया जाता है, वो परफॉर्म होता है, तो इसको याद करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। सातवां आपको याद करना है सत्रिया। सत्रिया ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम का। ये इस पे क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया ही है सत्रिया को लेकर के। बाकी ये तो आते ही, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, यहाँ से ये भी आते ही रहते हैं। अगला क्या है, डीआरडीओ के द्वारा एक टेस्ट किया गया है, डीआरडीओ द्वारा टेस्ट। किस चीज का टेस्ट किया गया है? IADWS का। ये क्या है? इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसका नाम दिया है इन लोगों ने। नाम से पता चल रहा है कि एयर डिफेंस के जो वेपन्स हैं उनका टेस्ट किया गया है। कौन कौन वेपन्स जिनको टेस्ट किया इन लोगों ने? तो दो वेपन्स, एक है क्यूआर सैम, ये क्या है? क्विक रिस्पॉन्स, क्यू फॉर क्विक, आर फॉर रिस्पॉन्स नहीं, क्विक रिएक्शन है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल।
का परीक्षण किया गया, तो सफलतापूर्वक परीक्षण रहा, इसके अंतर्गत किया गया QRSAM का। और एक चीज थी, कई सिस्टम्स इसमें शामिल किए गए हैं ना, एक और था VSORS, VSHORAD। ये क्या होता है? वेरी शॉर्ट, V फॉर वेरी, शॉर्ट का SHO, वेरी शॉर्ट, R फॉर रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये क्या है? बेसिकली मिसाइल है, ये भी एक मिसाइल है, और इसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक। और ये मैन पैड है। क्या है? मैन पैड। मैन पैड का मतलब मैन तो मैन है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हम लोगों ने अभी 2-3 महीने दर्पण में पढ़ा होगा, वहां मिला होगा, और ये भी मिला था, और वो भी क्या नाम है? QRSAM, एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें मैन पैड से क्लियर हो जाता है कि इसको एक व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। मनुष्य द्वारा कंधे पर रखकर लॉन्च कर सकते हैं। इसका मतलब कंधा नहीं होता है, मैन का मतलब एक मनुष्य लॉन्च कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? कंधे पर रखकर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। इसका फायदा क्या होता है? क्विक लॉन्च कर सकते हैं। अटैक हुआ, हमने रखा कंधे पर और लॉन्च कर दिया रिस्पॉन्स में। या ट्राईपॉड पर रखकर कर सकते हैं। अरे ट्राईपॉड ऐसा होता है, 3 जिसके वो होते हैं, उसी को बोलते हैं ट्राईपॉड। यहाँ पर रखा और लॉन्च कर दो मिसाइल को, जहां भी जानी है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट किए गए, और तीसरा इन्होंने टेस्ट किया है ड्यू को। ये क्या होता है? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं। ये क्या होता है? इसमें लेजर का या माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ एनर्जी वेपन, एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी प्रयोग करते हैं? लेजर या तो माइक्रोवेव। तो डायरेक्टेड भी है, तो मतलब निर्देशित है, एक पर्टिकुलर चीज को निर्देशित या गाइडेड। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपने 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा, जैसे कोई एरियल टारगेट है। एरियल टारगेट क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई मिसाइल है, या फिर कोई ड्रोन है। अब ड्रोन का फिगर कैसे बनाएंगे? इसको हेलीकॉप्टर मान लो, ठीक है, जैसा भी है। अब यहाँ पर हमने रखा, लैंड है हमारा, लैंड पर हमारा ये रखा हुआ वेपन, ठीक है। इस वेपन से निकलती हैं किरणें। अब एनर्जी वेपन, अब इससे किरणें आएंगी, इससे टकराएंगी, ये गर्म हो जाएगा, या इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो जाएगा और ये जल उठेगा, या खुद ही गिर जाएगा किसी वजह से। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हुआ, गिर जाएगा, तो इसको हम नष्ट कर सकते हैं। खास बात क्या होती है इसकी? ये दिखाई नहीं पड़ेंगी किरणें, प्लस बहुत जल्दी से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट तुरंत, और इसका असर भी तुरंत दिखता है। मिसाइल पे किया, मिसाइल ध्वस्त, फाइटर जेट पे किया, फाइटर जेट ध्वस्त, ड्रोन पे किया तो ड्रोन खत्म। ड्रोन का झुंड है, लगाया इसको ड्यू को, जिसके ऊपर लगा वो तुरंत खत्म होता जाएगा। तो ये हो गया टेस्ट जो DRDO ने की है। DRDO के बारे में आप लोग जानते हैं बेसिक चीजें। ये क्या है?
डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। अंतर्गत काम करता है, मतलब रक्षा क्षेत्र के उपकरणों का निर्माण करता है। जैसे आपकी मिसाइल्स हो गई, तो जो सारी मिसाइल की टेस्टिंग होती है वो यही होती है। जैसे आपकी अग्नि मिसाइल है, ठीक है, आकाश है, पृथ्वी है, नाग है, त्रिशूल है, ठीक है, K-15 सागरिका है। तो ये लगभग मिसाइलों का निर्माण यही करता है। तो ये DRDO मुख्य रूप से जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है 130वां संविधान संशोधन। ये क्या है? इसका विषय क्या है? इसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई PM हो या कोई CM हो या कोई मंत्री हो, मंत्री चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, ठीक है, को यदि अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है, को अरेस्ट, यदि अरेस्ट या डिटेन कर लिया जाता है, कितने दिनों तक? लगातार 30 दिनों तक। लगातार 30 दिनों तक। तो उसको प्रभाव क्या होगा? उसे अपना पद उस छोड़ना पड़ेगा से अच्छा है तो उसे तो 31वें दिन उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। PM CM का जो पद है, पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, मान लिए कैसे हटाएंगे? आपको दो चीजें यहाँ पर याद रखनी है। जब केंद्र का मंत्री है और एक हो सकता है राज्य का हो। केंद्र का मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है राष्ट्रपति, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल, सारे काम राज्यपाल के नाम पर होते हैं। काम ये सलाह पे करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति करता है PM की सलाह पर, राज्यपाल करता है CM की सलाह पर। तो इनका मंत्री अगर है, कोई पकड़ा गया और 30 दिन तक जेल में रहा, 30 और 31वें दिन क्या होगा? ये CM रिकमेंड करेगा राज्यपाल को और राज्यपाल आदेश जारी कर कर हटा देगा। ये प्रोसीजर होगा सामान्य। CPM वाले में भी यही होगा। लेकिन मान लीजिए CM रिकमेंड नहीं करता है, और CM अगर रिकमेंड नहीं करेगा हटाने के लिए, तो स्वतः ही वो हट जाएगा। स्वतः ही वह पद से हट जाएगा, हटा हुआ माना जाएगा।
कब? 31वें दिन। ये है इस प्रावधान, लेकिन ये लागू कब होगा? अरेस्ट किस अरेस्ट पर लागू होगा? तो अरेस्ट वो होगा जिसमें 5 साल या अधिक की सजा का प्रावधान हो। जिस अपराध में 5 साल या अधिक की सजा का प्रावधान हो। 1 आध 2 साल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अपराध सीरियस क्राइम जो हैं, कौन से क्राइम? जो सीरियस क्राइम है। तो सीरियस क्राइम वही होते हैं जिनमें 5 साल या अधिक का प्रावधान है, और ऐसा प्रावधान है और उसको अरेस्ट किया गया इस मामले में, तो उसे अपने पद से इस्तीफा नहीं देना होगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा। और अगर उसको जब बेल मिल जाएगी, बेल मिलने के बाद वो फिर से पद पर आ सकता है। बेल मिलने पर वह फिर पद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये है प्रावधान। यहाँ इसमें क्या होगा? प्रभावित आर्टिकल क्या है इसमें? संविधान के कौन से अनुच्छेद प्रभावित होंगे? तो केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद अलग है, तो उसका अनुच्छेद 75। राज्य सरकार का अनुच्छेद है 164। यूटी के लिए भी प्रावधान किया गया, दिल्ली के लिए विशेष रूप से 239 AA। जम्मू कश्मीर प्लस पांडिचेरी के लिए कानून में परिवर्तन किया जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पर कानून से व्यवस्था की गई है, पुदुचेरी के कानून में परिवर्तन किया जाएगा, तो सबके ऊपर ये लागू किया जाएगा। तो ये प्रभावित अनुच्छेद हैं जिन पर ये व्यवस्था लागू होगी, जिसमें परिवर्तन किया जाएगा। अब इसको पारित करना है सदन में। अगर पारित करना है तो 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से, वो भी दोनों सदन में, जो कि सरकार के पास तो नहीं है। अभी क्या स्थिति है? इस संविधान संशोधन को जेपीसी को रिफर कर दिया गया है। जेपीसी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जेपीसी इज नथिंग बट अ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या है? इससे तो एक बात समझ में आ रही है कि बेसिकली क्या है, ये कमेटी है। किसकी कमेटी है? संसद की कमेटी है। 2 बातें क्लियर हो गई ना। एक कमेटी है, पहली बात, हिंदी में समिति हो गई। किसकी है? संसद की समिति है। चलो ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ज्वाइंट, संयुक्त। संयुक्त का क्या मतलब हुआ? संयुक्त का मतलब है कि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे, दोनों के सदस्य शामिल होंगे। कितने कितने होंगे वो अलग बात है, लेकिन सदस्य दोनों के होंगे। मतलब दोनों जगहों के सांसद होंगे, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, इस पार्लियामेंट्री कमेटी में। तो ये क्या करेगी? इस जो संविधान संशोधन बिल लाया गया है, बिल पर विचार करेगी। होता क्या है, जब जेपीसी बनेगी तो इसमें सभी दलों के लोग शामिल होंगे, लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं सामान्यतया। बड़े वाले दलों के तो होंगे ही होंगे, छोटे जो दल होते हैं वहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिलता है, लेकिन होते हैं। अब सभी दलों के इसमें प्रतिनिधि होंगे, तो इसमें क्या होगी? चर्चा होगी कमेटी में, चर्चा होगा, फिर ये कमेटी कुछ अगर संशोधन होंगे तो उसको सुझाव देगी।
और ये रिपोर्ट आएगी किसको? सदन को आएगी, लोकसभा को। फिर इसमें सदन में रखा जाएगा, इस पर चर्चा होगी, पास किया जाएगा। अगर पास हो जाता है तो संशोधन हो जाएगा। यहाँ ये जो एक्ट हुआ है, इसकी सबसे बड़ी जो आलोचना हो रही है वो क्या है? इसकी दो कारणों से ज्यादा आलोचना हो रही है इसकी। एक तो केंद्र के पास असीम शक्ति आ जाएगी, केंद्र के पास असीम शक्ति, असीम मतलब बहुत अधिक शक्ति हो जाएगी। और उसका जब किसी के पास शक्ति असीम हो जाती है तो शक्ति का दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। सबसे बड़ा कंसर्न यही है सत्ता का कि उसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। शक्ति तो दे दी जाती है, अब दुरुपयोग कैसे होगा? इसका दो एग्जाम्पल आपके सामने है इस समय। एक तो दिल्ली के सीएम का और दूसरा झारखंड के सीएम का। 2-3 महीने पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, दोनों ही सीएम लगभग दिल्ली के सीएम तो 1.5-2 साल तक, 1.5 साल लगभग जेल में रहे होंगे, और झारखंड के सीएम भी 1-2 महीना तो रहे ही कम से कम। कुल मिला के जेल में थे, ठीक। अब जब जेल में थे और ये कानून अगर होता तो क्या होता है? इन दोनों को क्या करना पड़ता? इस्तीफा देना पड़ता, या इनको पद से हटा देते हैं, पद से हटा दिया जाता अगर ऐसा होता तो। लेकिन था नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी जो कर रहे हैं उसका परिणाम ये होता, अभी जो बिल आया हुआ है उसका परिणाम ये होता। चलो ठीक है, मान लीजिए कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। तो यहाँ दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि ये जो मिनिस्टर सीएम है यहाँ पर, इन पर सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, ईडी के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, एनआईए के द्वारा करवा दिया गया। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि आरोप लगता है केंद्र सरकार पर कि ये सीबीआई ईडी जो है केंद्र के एजेंट के रूप में काम करती हैं, केंद्र के एजेंट के रूप में। विशेष रूप से इस समय ईडी पर ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कई बार डायरेक्शन दे चुका है कि ईडी जो है बेमतलब में लोगों को अरेस्ट कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी है कि लगभग इसका जो कन्विक्शन रेट है ईडी का बहुत कम है। मतलब 400 केस अगर रजिस्टर किया है तो उसमें 7 या 8 लोगों को ही सजा मिल पाई है। इसका मतलब बाकी लोगों को फर्जी अरेस्ट किया गया। तो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करती है, और केंद्र का अगर दबाव हुआ तो ये किसी पीएम सीएम को, किसी मंत्री को गिरफ्तार कर लिया और 30 दिन तक उसको बेल नहीं मिली, 30 डेज जेल में, और 30 डेज जेल में तो वो पद से हटा देंगे। तो क्या होगा? ये शक्ति है केंद्र को मिली, उसका क्या होगा? राजनैतिक उद्देश्य से दुरुपयोग कर सकते हैं। राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रयोग की संभावना है। राजनीति में समय मैटर करता है, किस समय अरेस्ट किया गया। तो ये दुरुपयोग की संभावना है जिसकी आलोचना की जा रही है कि अगर ऐसी शक्ति दी जाती है तो केंद्र के द्वारा बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा सकता है। और कैसे होगा ये मैंने आपको बताया। दूसरा रीजन क्या है? एक जजमेंट है लिली थॉमस जजमेंट। कौन सा? लिली थॉमस। और इस जजमेंट से पहले एक बात हम लोग जान लेते हैं, तभी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक है एक्ट, कानून, जो बोलते हैं आरपी एक्ट। देखिए आरपी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये दो हैं, एक 1950 का है और एक 1951 का है। दोनों के पर्पज अलग अलग हैं। ये मतदाताओं से जुड़ा हुआ है, मतदाताओं सूची, ये चुनाव से जुड़ा हुआ है, चुनाव के बाद क्या होगा। यहाँ पर प्रक्रिया हम चर्चा करेंगे 1951 की। इसमें प्रावधान है आरपी एक्ट 1951 में, क्या प्रावधान है? प्रावधान नंबर 1 क्या है? 2 साल की सजा मिली किसी को, एमपी को या एमएलए को, 2 साल की सजा, तो इनकी जो विधायकी है या सांसदी है, इनको क्या कर दिया जाएगा?
पद से हटा दिया जाएगा। दो साल की सजा मिलने पर इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। ये व्यवस्था है कानून में, पद से हटा दिया जाएगा। प्लस एक और चीज इनके ऊपर लागू होती है, तो जितने साल की सजा, मतलब सजा के साल प्लस 6 साल और, ये कुल पीरियड हो जाएगा, तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे किसी को 5 साल की सजा हुई, कितनी हुई? 5 साल की सजा, तो 5 साल की सजा प्लस 6 साल वो, तो 11 साल तक चुनाव से बाहर रहेगा वो। 11 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये प्रावधान है इस समय आरपी एक्ट में। एक मामला इसमें क्या हुआ, एक और इसमें क्लॉज जोड़ा इन लोगों ने। क्या व्यवस्था कर रखी थी, यहां पद से हटा दिया जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जोड़ा कि लेकिन यदि कोई अपील कर देता है तो उसके ऊपर अयोग्यता लागू नहीं होगी। कौन सी अयोग्यता है? ये वाली। अपील करने में क्या है, केस ही तो करना होता है। जैसे अपने यहाँ सिस्टम काम कैसे करता है, सबसे नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके ऊपर काम करती है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर काम करता है सुप्रीम कोर्ट। ये 3 स्तरीय व्यवस्था है। केस शुरू होता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट अपराधी मामला है ना, तो जिला सत्र न्यायालय। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हुआ, यहाँ मान लीजिए सजा हो गई, 3 साल की सजा हो गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ जाके अपील कर देना हाई कोर्ट में, ये सजा हमको ठीक से नहीं दी है, या हमारी सुनवाई ठीक से नहीं हुई है, या जो भी आपको कहना है। आपने अपील कर दी, अब आपके ऊपर जो अयोग्यता लागू हो रही थी, ये वाली नहीं लो। ये कानून में व्यवस्था थी। ठीक, इस चीज को, इतनी बात को सर्वोच्च न्यायालय ने स्ट्रक डाउन कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रक डाउन। स्ट्रक डाउन का मतलब क्या होता है, इसको रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आपके लिए शब्द है नया, रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को स्ट्रक डाउन कर दिया, कर दिया इस प्रावधान को। तो अब व्यवस्था क्या बची, अब जिसको सजा हो गई 2 साल की, अब वो कुछ भी करे, उसको अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा वो। और जिस मामले में, जिस केस में ये सुनाया था, उसको बोलते हैं लिली थॉमस जजमेंट। लिली थॉमस केस में ये व्यवस्था की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला, यह व्यवस्था दी। तो ये है पूरा केस। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे थे? कारण क्या है कि यहाँ जब सजा मिलती है किसी को, तो ट्रायल हो गया। यहाँ इस वाले मामले में क्या होगा, कोई विधायक है, मान लीजिए कोई सांसद है, उसके खिलाफ केस चल रहा था, केस चल रहा, केस चलने के बाद ट्रायल होता है, सुनवाई चलती है, और उसके बाद उसका कन्विक्शन होता है। क्या होता है? कन्विक्शन। सजा दी जाती है, सजा हो गई, कन्विक्शन का मतलब सजा हो गई। अब जेल में जाना पड़ेगा उसको।
सुनवाई के बाद सजा हो गई तो जेल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति होता है तब उसकी मेंबरशिप जाती है। मेंबरशिप मतलब सदस्यता, वो जो विधायकीय सांसदीय है। हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं जो 130वां अमेंडमेंट है, उसमें क्या है कि जैसे ही अरेस्ट हुआ, अरेस्ट या डिटेन किया गया, अरेस्ट या डिटेन हुआ प्लस 30 दिन और गुजार लिए जेल में, और जेल में गुजारे तुरंत मंत्री पद चला गया। तो ये गड़बड़ हो गया ना। अब इसमें अभी केस चलेगा, आगे ट्रायल चलेगा, चार्जेस फ्रेम होते हैं ट्रायल जब चलता है तो उसमें। अब ये चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, उसका दोष साबित नहीं हुआ, दोष क्या हुआ, साबित नहीं हुआ, अब बिना दोष साबित हुए उसका मंत्री पद चला गया। तो ये गड़बड़ है कि हो सकता है वो निर्दोष साबित हो। तो ये व्यवस्था क्या है, ठीक नहीं है जो लाया गया है। तो ये उसके चैलेंजेज हैं जो 130वां अमेंडमेंट लाया गया है कि एक जगह पर आप कन्विक्शन पर दे रहे हैं, सिर्फ मेंबरशिप जा रही है, एक जगह केवल अरेस्ट पे चली जा रही है। हो सकता है फेक किसी ने एलिगेशन लगा दिया हो, फेक केस कर दिया हो, फर्जी केस, फेक केस कर दिया, बेल नहीं मिल पाई 30 दिन तक, बेल नहीं मिली, मंत्री पद चला गया। अब मान लीजिए मंत्री पद चला गया, फिर मान लीजिए कि उसको 35 दिन 40 दिन के बाद बेल मिल गई, 40 दिन के बाद बेल मिल गई, अब बेल मिलते हुए बाहर आ गया, फिर वो मंत्री पद बन सकता है, मंत्री बन गया। फिर अरेस्ट किया, 30 दिन गुजर गए, फिर मंत्री पद चला गया। ये सर्कुलर व्यवस्था चलती रहेगी, गलत सही गलत सही सही क्या है, तो जनता में परसेप्शन बहुत खराब बनता है। हमारे समाज में स्थिति क्या है कि एक बार जो गिरफ्तार हो गया वो अपराधी मान लिया जाता है। तो जनता में छवि खराब हो गई एक नेता की, तो फिर उसका दोबारा जीत पाना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जो हमने चर्चा की। थैंक यू।